नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे आज कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं। इस ग्रंथ में राज्य की शासन व्यवस्था से लेकर सभी बिंदुओं विस्तार से चर्चा की गई है। चाणक्य की राजव्यवस्था ने भारत को सामरिक, सामाजिक और वाणिज्यिक रूप से शीर्ष पर ला खड़ा किया था। कृषि, राजस्व, व्यापार, विदेश नीति, सुरक्षा और गुप्तचर जैसे तंत्र पर खड़ा मौर्य साम्राज्य कई शताब्दियों तक भारत के गौरव का कीर्तिगान गाता रहा। अब एक बार भी अलक्षेंद्र का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धनानंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? ये पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। मां का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहां है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, सरिता, सागर, कश्मीर, कांची, पर्वत, पठार, खेत खलिहानों, वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला, भारत में। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलक्षेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। प्राचीन काल के ऋषियों और विद्वानों के कहे हुए तथ्यों को संकलित कर उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। तुम कपिलवस्तु नहीं गए? नहीं, माँ से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? ये मैंने सोचा ही नहीं। और वैशाली? नहीं। जब गणराज्यों की परिक्रमा ही नहीं करोगे तो साम्राज्य का विस्तार कैसे करोगे? गण और जनपदों की परिक्रमा व्यापार के लिए तुम जैसे श्रेष्ठी और श्रेष्ठी पुत्र करते हैं। मैं प्रसेनजित का पुत्र हूँ, राजपुत्र। जब चाहूंगा कपिलवस्तु जैसे गणों से मेरी परिक्रमा करवा लूंगा। कितने हैं गणतंत्र? वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पिपलीवन के मौर्य, कि सुनारा और पावा के मल्ल, केसपुत्र के कालाम, अलकप के बुली और सुनसुमारा के भग। कहाँ है उत्तर वैदिक काल के गणतंत्र कुकुर, भोज और सुराष्ट्र? शाक्य गण तो कौशल की जागीर है, मेरी जागीर है। और दूसरे गण और गणसंघ कब तक बचे रहेंगे? जो कौशल से बच गए तो मेरे बहनोई मगध सम्राट अजातशत्रु से उन्हें कौन बचाएगा? उत्तरा पथ पर ध्वज लहराएगा विदुदाब, या विदुदाब की बहन वजीरा के पुत्र का। तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें गणतंत्रों का इतिहास तो खूब रटाया है, पर तुम्हें क्या लगता है कुमार विदुदाब कि राजतंत्र गणतंत्रों का विनाश करेंगे और दूसरे महाजनपद चुप रहेंगे? कौन सा महाजनपद कौशल या मगध के मार्ग में आएगा? एक नाम तो बताओ। चलो अब देखता हूं तुम्हें तुम्हारे आचार्य ने कितना पढ़ाया है। महाजनपद 16 है ना? चलो 16 के सिर्फ नाम बता दो, तो जितनी जगह तुम घेर कर बैठे हो उतनी सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। कुमार, मुझे अपना सोना मत दिखाओ। मेरे पितामह ने तुम्हारे बड़े भाई कुमार जैत के वन को खरीदने के लिए सोने से पाट दिया था। नाम फिर भी सुन लो। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। पर तुम्हारा नाश का कारण होगा सिर्फ एक गणतंत्र। सृष्टि पुत्र को रोक लीजिए कुमार। हमारे शास्त्र लिखना स्थगित कर दिया है। इस समय भारत को मेरे अर्थशास्त्र की नहीं, किसी और शास्त्र की जरूरत है जो इसे एक कर सके। ये कैसा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का
कि अलक्षेंद्र के लिए आम भी भारत के द्वार खोल रहा है। वाहिक प्रदेश के गणराज्यों में शक्ति है, स्वाभिमान है, पर एकता नहीं है। आम भी पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना चाहते हैं और पर्वतेश्वर आम भी को कुचलना चाहते हैं। भारत में जन है, जनपद है, महाजनपद है, गणराज्य है, राज्य है, साम्राज्य है, पर भारतीय नहीं है। खंड खंड में बटा हुआ भारत किसी भी आक्रांता से लड़ नहीं सकता गुरुदेव। यहाँ कोई मागध है, मालव है, क्षुद्रक है, कुरु है, पांचाल है, मल्ल है, मत्स्य है, पर भारतीय नहीं है। एक से अनेक हुए भारत को एक होना होगा। हर दिन भारत के सीमा प्रदेशों से लगे हुए राष्ट्रों से निर्वासितों के झुंड तक्षशिला में प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव, और अपने आक्रांताओं की क्रूरता की कहानियां साथ ला रहे हैं। यदि भारत ने इस चुनौती का प्रतिकार नहीं किया तो वो हारेगा। कई पुष्कलावती, मस्कावती, अष्टक प्रदेश, मालव, क्षुद्रक, ब्राह्मण, शिविराज और गणराज्य नहीं, हारेगा भारत। इसलिए भारत को तुम्हारे अर्थशास्त्र की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। इन्हें भी साथ ले जाओ। पुस्तकालय में और भी पांडुलिपियां हैं। ये तुम्हारे ग्रंथ की समिधा होंगी तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। कहां जा रहे हो? भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दूर यूनान से एक योद्धा अलक्षेंद्र विश्व को जीतने का सपना लेकर राष्ट्रों को रौंदता, नगरों को उजाड़ता भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत की सीमा से लगे तक्षशिला की अपने पड़ोसी राज्य कैकेयी से शत्रुता थी। इसलिए तक्षशिला से युवराज आम्भी ने अलक्षेंद्र से संधि कर ली। अलक्षेंद्र के लिए भारत में बढ़ने का रास्ता खुला था। भारत पर विदेशी आक्रांता राज्य करेंगे, इसी विचार से आचार्य विचलित हो उठे। उन्होंने सभी राज्यों और गणराज्यों को एक होकर अलक्षेंद्र का मुकाबला करने को कहा, पर अपने जातीय अभिमान में चूर शासक एक शिक्षक की कहां सुनते। इसलिए आचार्य उस समय के सबसे शक्तिशाली मगध सम्राट नंदवंशी धननंद से भारत की रक्षा करने की प्रार्थना लेकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। एक शक्तिशाली सम्राट का सामना हुआ जिसने भारत और इतिहास की दिशा बदल दी। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र! अब एक बार भी अलक्षेंद्र का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। आनंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। तक्षशिलाधीश को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। कैकेयी राज पर्वतेश्वर को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। उत्तरापद के वे राजकुल ही कहते थे ना मुझे हीन कुल का, नाई का बेटा, तो मांगे वे उच्च कुल के असमर्थ राजा इस हीन कुल के सम्राट से सहायता की भीख। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? ये पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलक्षेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। बंद करें मगध के गुरुकुल में वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? ये बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता सम्राट। ये सारिपुत्र और मौद गलियायन का मगध नहीं हो सकता। ये शिक्षा, सर्जन और परिवर्तन का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्यों का निरंतर ध्यान दिलाने वाली शिखा को तू पकड़ेगा धनानंद? अग्नि की इस ज्वाला को धरती पर कौन पकड़ सका है? क्षमा आचार्य। कौन पकड़ेगा? तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रणम। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं
तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। हत्या कर दो इस दुष्ट की। महाराज, ब्राह्मण अवध्य है। मेरे संकल्प की अग्निशिखा में तुझ जैसे कीट पतंगों की तरह कूद कूद कर आप मरेंगे धनानंद। एक शिक्षक की यह शिखा दावाग्नि होगी और वो तभी शांत होगी जब नंद वंश का समूल नाश होगा। ये काल सर्पणी मुझे डस डस कर अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी धनानंद। बाहर निकालो इस ब्राह्मण को। असहमति का सम्मान हमारी परंपरा है। और कड़वा सच बोलने के लिए सच बोलने वाले की हत्या नहीं की जा सकती, कितना ही अप्रिय क्यों ना हो। राजा को सच सुनना चाहिए सम्राट। और जिस दिन शिक्षक ने, बुद्धिजीवी ने, ज्ञान की आराधना करने वालों ने मृत्यु के डर से सच बोलना बंद कर दिया, वो दिन शास्त्रों की पराजय का दिन होगा। इसलिए शिक्षक को गिड़गिड़ाने के लिए, भीख मांगने के लिए मत कहिए, उसे तो सिंह गर्जना करने के लिए कहिए, तभी तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। क्या मेरे वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा करने वाला पाटलिपुत्र से जीवित जाना चाहिए अमात्य? विप्रशस्त, उसका हथियार तो क्रोध है। क्रुद्धो ब्राह्मणो हंति राष्ट्रम। कुपित ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देता है। विप्र को विप्र से सहानुभूति तो होगी, पर मुझे नहीं है। ये याचक, कि क्रोध से आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि आचार्य विष्णुगुप्त अपनी शिखा बांध लें। आचार्य, जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। और एक शिक्षक के संकल्प को जगाने के लिए मैं पाटलिपुत्र का धन्यवाद देना चाहता हूं। विष्णुगुप्त, मैं और अमात्य चाहते हैं कि आप पाटलिपुत्र में ही रहें। आप मुझे बंदी बना रहे हैं। आपको बंदी बनाने की भूल मैं नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हैं आप? आचार्य, मैं चाहता हूं आप आचार्य बृहस्पति के ग्रंथ को ठीक करने में मेरी मदद करें। जरूर करूंगा, पर पहले लोगों को ठीक कर लूं। इस समय इस देश की मांग है सुरक्षा, एकता और सुशासन। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो अमात्य? पुस्तकों से पहले इस देश को ठीक कर लिया जाए आचार्य। अमात्य, विष्णुगुप्त मर सकता है, पर विष्णुगुप्त का सुशासन, अखंडता और एकता का संकल्प नहीं, क्योंकि यह संकल्प सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस देश के हर शिक्षक और विद्यार्थी का है। और इस संकल्प के बीच में अगर देवता भी आते हैं तो यह विष्णुगुप्त उनसे लड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं अमात्य कि या मेरा साथ दो या फिर मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पाटलिपुत्र वापस लौट कर आऊंगा। मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगे अमात्य? प्रकरण 14। आचार्य, दम बेचा था, आत्मा नहीं। योद्धा हूं। घायल सैनिकों पर तलवार कैसे चला था? मैंने घायल सैनिकों को मार रहे यवन सैनिकों को मार गिराया, पर पकड़ा गया। मुझे और मेरे साथी योद्धाओं को अल्कशेंद्र के सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे अल्कशेंद्र से क्षमा मांगने के लिए कहा गया, परंतु मैंने वहां भी अल्कशेंद्र की अवहेलना की और मौत के हाथ से फिसलकर भाग खड़ा हुआ। भाग रहा हूं। पहुंचना पाटलिपुत्र है, पर कैसे पहुंचूं पता नहीं। जहां जाता हूं अवज्ञा करता हूं और किसी न किसी के सिपाही मेरा पीछा करते हैं। यवन सिपाही अल्कशेंद्र की आज्ञा से आंभी और पर्वतेश्वर के सिपाही मुझे रात दिन ढूंढ रहे हैं। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? सुना है आप अब भी आपस में लड़ रहे गणराज्यों को एकत्रित कर रहे हैं ताकि भारत वापस जा रहे अल्कशेंद्र की सेना से मुकाबला कर सके। आज तक भाड़े पर लड़ता है, अब बिना भाड़े के भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। सुना है घर घर से ब्रह्मचारी भाड़े पर लड़ने वालों के लिए भी एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं। महान चुनौतियों को जब महान व्यक्ति ललकारते हैं तब इतिहास करवट लेता है। इसलिए स्वतंत्रता के स्वर को हर उन घरों में ले जाओ जिन्होंने अपने स्वजनों को युद्ध में खो दिया है। मुझे राजा, राजकुमारों और राज परिवारों पर उतना विश्वास नहीं जितना इस देश की मां में है। तुम पुकारो तो सही, मदद आएगी।
यवन क्षत्रप की हत्या हुई। बावेरू में अलेक्जेंडर की अकाल मृत्यु से भारत में यवन सत्ता की जड़ें उखड़ गई। आचार्य विष्णुगुप्त ने अलेक्जेंडर के हाथों हारे राज्यों और मगध को पाने का स्वप्न देखने वालों को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एकत्र किया। मगध विजय का मंत्र क्या है आचार्य? जहां राजा प्रजा की संपत्ति हड़प लेता हो, जहां प्रजा कर से असंतुष्ट हो, जहां राजा प्रजा के प्रिय ना हो, उस राज्य में प्रजा को राजा के विरुद्ध किया जा सकता है। धनानंद ने मगध के कोष से 80 करोड़ के मूल्य का धन कहीं गायब कर रखा है। उसने चमड़े, गोंद, पेड़ों और पत्थरों पर भी कर लगा रखा है। उसे प्रजा डाकू भी कहती है। मंत्र की सफलता मंत्र को गुप्त रखने में। अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखो। आचार्य ने साम, दान, दंड भेद की नीति से ऐसा व्यूह रचा कि मगध के भ्रष्ट सेनापति को आत्महत्या करनी पड़ी। धनानंद के पुत्रों ने एक दूसरे की हत्या की, सेना में विद्रोह हुआ और चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की। क्या खबर है चंदन दास? नगर को चारों तरफ से चंद्रगुप्त के सैनिकों ने घेर लिया है। नगर के सभी द्वार चंद्रगुप्त के सैनिकों के कब्जे में हैं। चंद्रगुप्त की अनुमति के बिना ना तो कोई नगर में प्रवेश कर सकता है और ना ही नगर से बाहर जा सकता है। का प्रबंधक धूर्त और पाखंडी मुसाफिरों को गोप की अनुमति से ही धर्मशाला में रहने दे, पर जिन तपस्वियों और श्रोत्रियों को वो स्वयं जानता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर टिका सकता है। आचार्य, कुछ कहना है तुम्हें? चंद्रगुप्त कुछ व्यथित है। शारंगरव चंद्रगुप्त की व्यथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बल्कि इस समय तो चंद्रगुप्त को प्रजा की, भारत की व्यथा सुनने के लिए तैयार होना है। इस समय मुझे धनानंद के भक्तों से चंद्रगुप्त की रक्षा करनी है और जल्दी से जल्दी उसे प्रजा का प्रिय बनाना है। कौन हूं मैं? मगध सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के हाथों में खेलने वाली एक कठपुतली? जब से पाटलिपुत्र आया हूं, एक कमरे में नहीं सोया। कहां सोऊंगा यह भी आचार्य तय करेंगे। अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, सो नहीं सकता, कोई निर्णय नहीं कर सकता। यह आपकी सुरक्षा के लिए है राजा। सुरक्षा? ये मेरी सुरक्षा है या मैं यहां बंदी से भी बदतर हूं? यह कैसा राज्य है जहां राजा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है? आज तक मैं प्रजा के सामने सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रजा ने अपने राजा को देखा तक नहीं। मेरा मंत्री कौन, पुरोहित कौन, सेनापति कौन, दोवारिक कौन, अंतर्वांशिक कौन, समाहर्ता कौन, सन्निधाता कौन, प्रवेष्टा कौन, मैं नहीं जानता। मैं जीते जी आचार्य विष्णुगुप्त को सफल होने नहीं दूंगा। पाटलिपुत्र के किसी भी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाऊंगा, पर चंद्रगुप्त को स्थिर होने नहीं दूंगा। चंद्रगुप्त के सहायक राजाओं में भेद, अब यही उपाय है। बस एक बार महाराज धनानंद से संपर्क हो जाए। क्या आपको अब भी विश्वास है कि महाराज जीवित हैं? चंदन दास, जब तक महाराज उनके पास हैं, उनके पास सुरक्षा कवच है और हम विवश हैं। और वो महाराज को तभी मारेंगे जब उनकी मृत्यु से चंद्रगुप्त स्थिर हो। आचार्य विष्णुगुप्त जो कर रहे हैं वो मत देखो, वो जो नहीं कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। मूर्ख ब्राह्मण, तुझे क्या लगता है मुझे मारकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर स्थिर हो जाएगा, सुशासन आ जाएगा? धनानंद, मेरा विश्वास प्रजा में है। वो प्रजा जो राष्ट्र की पुनीत थाती राजा को सुशासन के लिए सौंपती है, इसलिए उसे राजा को हटाने का भी अधिकार है। तुझे चंद्रगुप्त में विश्वास ना हो, पर मुझे है। मुझे विश्वास है उस व्यवस्था में जहां राजा राज्य रूपी रथ का एक पहिया है और दूसरा पहिया उसके मंत्री, अमात्य और अधिकारी हैं।
मुझे विश्वास है उस व्यवस्था में जहां राजा को गुरुजन और अमात्य वर्ग मर्यादा में रखते हैं और उसे गलत और अनर्थ करने वाले कामों से रोकते हैं। काश तेरे मंत्रियों ने तुझे राज्य की 80 करोड़ की संपदा का अपहरण करने से रोका होता, अनर्थ करने से रोका होता। कहां छिपा रखा है प्रजा का वो कोष? कौन से 80 करोड़ की संपत्ति? प्रजा को उसका धन लौटा दो तो मैं तुम्हें पाटलिपुत्र से सुरक्षित जाने दूंगा। मुझे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर ले ब्राह्मण। तेरे सारे उत्तराधिकारी मारे जा चुके हैं धनानंद। तुम्हें तुम्हारी पत्नी और पुत्र की चिंता नहीं होगी, पर मुझे है। स्त्री हत्या का पाप मैं चंद्रगुप्त के माथे नहीं लगने दूंगा। चाहो तो अपनी पत्नियों को साथ ले जाना। और मेरी बेटी के साथ क्या करेगा तू? 80 करोड़ लौटा दो तो मैं उसका विवाह चंद्रगुप्त से करवा दूंगा। इसमें भी तेरा स्वार्थ? हाँ धनानंद, प्रजा के धन को अपहरण करने का अधिकार राजा को भी नहीं है। ब्राह्मण, मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? तू शिक्षक है ना? वचन दे, मेरी बेटी का विवाह मगध सम्राट चंद्रगुप्त से ही करवाएगा और मुझे पाटलिपुत्र से सुरक्षित जाने देगा। वचन दिया। 80 करोड़ का वो कोष मैंने गंगा के किनारे एक चट्टान को खुदवाकर उसमें छिपा रखा। अब मैं विवाह किससे करूंगा ये भी आचार्य तय करेंगे। क्या मुझे अपने मन से प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है? क्षमा सम्राट। आचार्य का उद्देश्य यदि धनानंद से प्रतिशोध लेना होता तो वे हत्यारों का निर्माण करते, चंद्रगुप्त का नहीं। धनानंद की हत्या के लिए आपके सहायक राजा भी पर्याप्त थे आचार्य के लिए। वे राजा जो अमात्य की सहायता के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि उन्हें पाटलिपुत्र का कोष मिले। तो आचार्य क्यों चाहते हैं धनानंद की बेटी से मेरा विवाह हो? ताकि तुम्हारी हत्या के लिए उत्सुक नंद भक्त तुम्हारी हत्या की योजना बनाना बंद कर दे। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य सुखों के उपभोग के लिए नहीं दिया है। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि खंड खंड में बटे हुए भारत को तुम एक कर सको, ताकि तुम भारत को सुशासन दे सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। तेरे सुख के लिए मैं तेरे जीवन को दांव पर नहीं लगाऊंगा। यदि अपने सुख की कामना सताए तो सबसे पहले उन विधवाओं के विलाप को याद करना जिनके पति स्वतंत्रता के युद्ध में मारे गए। उन शिशुओं को याद करना जिन्होंने अपने पिता को स्वतंत्रता के युद्ध में खो दिया। उन बूढ़े माँ बाप को याद करना जिनके बुढ़ापे की लाठी भारत की सीमाओं पर खो गई। उन नन्ही नन्ही बच्चियों को याद करना जिनके लिए पिता अब सिर्फ उनका राजा है। फिर भी तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो चंद्रगुप्त। शारंगरव, सम्राट को धनानंद द्वारा अपहरण किए गए धन की सूचना दी या नहीं? मैं देने ही वाला दे था, पर सम्राट, प्रजा का धन मिल गया है। कल आप पहली बार पाटलिपुत्र की सभा में जाएंगे और पाटलिपुत्र को इसकी सूचना देंगे। मैं पाटलिपुत्र के आचार्यों, स्नातकों, ब्रह्मचारियों, वीरों, श्रेष्ठियों, श्रमजीवियों, राज कर्मचारियों का स्वागत कुमार चंद्रगुप्त की ओर से कैसे करूं? क्योंकि कुमार चंद्रगुप्त आपका अपराधी है। उसने पाटलिपुत्र के आसन पर अधिकार किया है। उसने महापद्म नंद की तरह अपने स्वामी की हत्या नहीं की है। फिर भी मैंने उसका अभिषेक नहीं किया क्योंकि मगध की प्रजा ने अभी तक उसे अपने हाथों से सिंहासन नहीं दिया है। जिस दिन मगध की प्रजा, मगध का अमात्य वर्ग, मगध का भृत्य वर्ग कुमार चंद्रगुप्त का अभिषेक करेगा, उसी दिन कुमार चंद्रगुप्त मगध सम्राट कहलाने के अधिकारी होंगे।
अब देखना है कि जिसने वाहिक प्रदेश को, भारत को अलक्षेंद्र की दास्ता से मुक्त कराया, जिसने परतंत्रता के जुए को भारतीयों के गर्दन से निकाल फेंका, उसे पाटलिपुत्र अपना शासक बनने योग्य समझता है या नहीं। अब देखना है कि पाटलिपुत्र किसे अपना शासन करने योग्य समझता है। उसे जिसने मगध की प्रजा के कर की 80 करोड़ की संपत्ति का अपहरण किया, या फिर उसे जिसने मगध की प्रजा की खून पसीने की कमाई को वापस प्रजा के कोष में लाया। मैं कुमार चंद्रगुप्त से निवेदन करता हूं कि वह स्वयं इस बात की सूचना मगध की प्रजा को दें। भारत, महाराज धनानंद ने 80 करोड़ की संपत्ति गंगा के तट पर एक चट्टान को खुदवाकर उसमें गाड़ रखी थी। प्रजा की वह संपत्ति वापस राजकोष में पहुंचा दी गई। कुमार चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज धनानंद द्वारा पत्थर, पेड़ और गोंद पर लगाए गए कर को मैं वापस लेता हूं। योग योग, कुमार चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। पाटलिपुत्र को हर्ष दे, ऐसी और एक घोषणा मैं करने जा रहा हूं। कुमार चंद्रगुप्त महाराज विवाह कर रहे हैं धनानंद की पुत्री से। सम्राट सभी को आसन, पगड़ी, छतरी और आभूषण देकर सम्मान करेंगे। महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज। जो मैं नहीं कर पाया वो आचार्य ने कर दिखाया। अब क्या अमात्य? मेरा निश्चय अटल है, चंद्रगुप्त का अभिषेक नहीं होगा। बुला लिया होता आचार्य। शिष्टाचार में जो कहा है उसका सदैव पालन करना चंद्रगुप्त। जहां तक हो सके आचार्यों के पास जाना, और ना हो सके तो उन्हें सम्मान सहित बुलाना, पर आदेश मत देना। शारंग्रव, आज से तुम इसका अभ्यास करोगे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे। इसमें शारंग्रव और निपुणक तुम्हारी सहायता करेंगे। मैंने ऋषि परंपरा और अपने आचार्यों से जो भी सीखा है वो इसमें लिखा है। मैं नीति शास्त्र की महान परंपरा का एक साधारण उत्तराधिकारी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस धरोहर के महान उत्तराधिकारी बनो। आचार्य भारद्वाज का मत है कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि राजा मित्रों के हृदय की पवित्रता से परिचित होता है, वो उनके सामर्थ्य को भी जानता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि ऐसा उचित नहीं है। एक साथ खेलने, उठने, बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहें। समानशील और समान व्यसन के कारण ऐसे अमात्य गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते। आचार्य पाराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की उक्तियां दोषपूर्ण हैं। ऐसा करने से यह भी संभव है। शारंग्रव, तुम मेरे सहपाठी रहे हो, आज भी हो। निपुणक मेरा सहपाठी रहा है, आज भी है। मैंने कभी तुम दोनों की अवहेलना नहीं की, तो फिर तुम दोनों मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हो? सम्राट की अवहेलना करने वाले सम्राट के कृपा पात्र नहीं रहते राजन। मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। यदि मेरी जगह आचार्य किसी और को मगध का सम्राट नियुक्त करना चाहते हैं तो नियुक्त करते हैं। नहीं चाहिए मुझे मगध का साम्राज्य, यदि यही मेरे स्वजनों की मर्यादा है। आपको आचार्य पर संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए कि मगध विजय के लिए मेरे साथ आए सहायक राजाओं को उनकी सहायता के बदले में मैंने धन देने का वचन दिया था। वो मुझसे हर दिन मगध के राजकोष का हिस्सा मांग रहे हैं, पर मेरे पास उत्तर नहीं है। पर्वतक को आधा राज्य देने का वचन दिया था, वे मुझसे आधा राज्य मांग रहे हैं।
पर आचार्य इस पर मौन है। अब उनकी दृष्टि 80 करोड़ की संपत्ति पर है। मैं परतंत्र हूं, पर वे स्वतंत्र हैं। आचार्य ने पर्वतक, उनके पुत्र मलय केतु और दूसरे राजाओं की गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई, और मैं राजप्रसाद में बंदी हूं। ऐसा क्यों शारंगराव? मेरे पास पाटलिपुत्र की कोई सूचना नहीं आती और दूसरे राजाओं के पास मेरी सूचना तक है। ऐसा क्यों शारंगराव? आचार्य ने जो मुझे नहीं बताया वो मुझे पर्वतक ने बताया। एक ही बात को बार बार दोहराना वाणी का दोष और दुरुपयोग है। फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं, आचार्य वही निर्णय लेंगे जो राष्ट्र के हित में है। पर्वतक को आधा राज्य दूंगा और उसके सहायक राजाओं को धन। चंद्रगुप्त की हत्या की सूचना लेकर स्वयं पर्वतक आए या उनका पुत्र मलयकेतु आए, उसी क्षण से मगध का आधा राज्य उनका। दैव विपरीत नहीं हुआ तो आज की रात चंद्रगुप्त की आखिरी रात होगी। क्या चंद्रगुप्त पर विष प्रयोग के लिए विष देने वाली स्त्री प्रासाद में पहुंच गई है। विराट, किसी भी तरह हमें शकटदास को कारागार से निकालना है और चंदनदास को नगर से। मुख्य राज्य अधिकारियों की संख्या कितनी है? 18। कौन है ये 18 अधिकारी? यह है मंत्री, पुरोहित, दौवारिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्मांतिक, सभ्य, दंडपाल, अंतपाल और दुर्गपाल। दौवारिक यानी? राज प्रासाद का प्रधान अधिकारी। दौवारिक का कर्तव्य क्या है? आगंतुकों के उनके पद और योग्यता के अनुसार उनके बैठने की व्यवस्था और उनकी जांच। अंतर्वांशिक यानी? अंतःपुर का रक्षक। प्रशास्ता यानी? कारागार का प्रधान अधिकारी। समाहर्ता यानी? राजस्व या राज्य की आय का अधिकारी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में भागदुग और महाभारत काल में द्रव्य संचय करता। सन्निधाता यानी? राजकोष का अधिकारी या कोषाध्यक्ष। सन्निधाता के कर्तव्य? कोषगृह, पर्ण्यगृह, भांडारगृह, अन्नागार, शास्त्रागार और कारागार का निर्माण, साथ ही न्यायालय और सचिवालय का निर्माण। सन्निधाता और समाहर्ता में क्या अंतर है? समाहर्ता राजस्व एकत्र करता है और सन्निधाता उसे सुरक्षित रखता है। प्रदेष्टा यानी? दंडाधिकारी या आयुक्त। प्रदेष्टा के कर्तव्य? गोप और स्थानिक क्षेत्रों में राज्य के शत्रुओं का दमन। समाहर्ता के साथ अलग अलग विभाग के अध्यक्षों और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी, अपराधियों को दंड सुनाना और देना। नायक यानी? सैनिकों का प्रधान अधिकारी। क्या सेनापति और नायक एक हैं? नहीं, सेनापति नायक से बड़ा होता है। नायक सेना के आगे रहता है और सेनापति पीछे। सेनापति मंत्री परिषद का सदस्य होता है, नायक नहीं। सैनिक छावनियां नायक बनवाता है, सेनापति नहीं। 18 तीर्थों और राज्य अधिकारियों की सूची में सेनापति का नाम पहले आता है। युवराज के साथ सेनापति रहता है, नायक नहीं। सैनिकों को पुरस्कार का वचन देकर प्रोत्साहन सेनापति देता है, नायक नहीं। सेनापति का वेतन भी नायक से अधिक होता है। पौर यानी? नगर का प्रधान अधिकारी। व्यवहारिक यानी? न्यायाधीश। कार्मांतिक यानी? खानों कारखानों का प्रधान अधिकारी। महाभारत में यह कार्य निर्माण कृत कहा गया है। सभ्य यानी? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल यानी? सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी। अंतपाल यानी? सीमा प्रांत का प्रधान अधिकारी। दुर्गपाल यानी? दुर्गों का प्रधान अधिकारी। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उपयुक्त है? जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, कुलीन, अगुण शून्य, निपुण सवार, ललित कलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ, प्रतिवाद और प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़, स्वामी भक्त, सुशील, स्वस्थ, धैर्यवान, अभिमान रहित, स्थिर प्रकृति और द्वेष रहित पुरुष ही प्रधानमंत्री पद के योग्य है। जिसमें 1/4 या आधी योग्यताएं हो, उन्हें मध्यम या निकृष्ट मंत्री समझना चाहिए। पुरोहित किसे चुनना चाहिए? चरित्रवान, वेद वेदांगों को जानने वाला, दंड नीति में पारंगत, प्राकृतिक और मानवीय विपत्तियों से लड़ने वाले को ही पुरोहित चाहिए। उन्हें आने दो, वो माती और शकटदास ही होगा। महामंत्री, आपका अपराधी मैं हूं, चंदनदास नहीं महामंत्री। मेरे प्राण ले लीजिए पर चंदनदास को छोड़ दीजिए।
तुम्हारे प्राण ले लूंगा तो भारत का भला कैसे होगा मात्य। शकटदास को भी सम्राट ने भागने दिया। सिद्धार्थक सुसिद्धार्थक सभी आपकी सेवा में सम्राट की आज्ञा से गए थे। इस किंचन आचार्य की एक प्रार्थना है, अपने हाथों से चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक कीजिए और अपने मगध और मेरे भारत को संभालिए। इतने दिनों से आपके कर्तव्यों का भार ढोते ढोते मेरे कंधे थक गए हैं। अपना पद संभालिए आचार्य, और मुझे तक्षशिला वापस जाने की आज्ञा दीजिए अमात्य। यानी आचार्य कौटिल्य का सारा प्रपंच अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का महामात्य बनाने का था। नंद भक्त से राष्ट्र भक्त बनाने का, अपने सबसे बड़े विरोधी को सबसे बड़ा पद देने का साहस निष्कपट, निष्कलंक, अपरिग्रही आचार्य ही कर सकता है। यह होता है योग्यता का सम्मान। धननंद का क्या हुआ आचार्य? आचार्य, धननंद को वन में संसार के दुखों से मुक्ति मिल गई। ओम शांति। तेरे तालाब, तेरी नदियां जल से भरी रहें, साफ रहें, खेत प्यासे ना हो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगे आचार्य। शारंगरव और निपुणक के जूते फट चुके हैं, उनके लिए जूते, छतरी और 2 वस्त्र दे दे। आपके लिए? मेरे पैरों में कांटे चुभने दे, तभी तो मैं उन्हें नष्ट करूंगा। मेरे लिए भिक्षा मांगकर ला सकेगा जूते? अब शिखा को बांध लीजिए आचार्य। आचार्य विष्णुगुप्त शारंगरव और निपुणक के साथ तक्षशिला चले गए। नंद साम्राज्य का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य का उदय। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में अर्थशास्त्र और पीठ पर अमात्य राक्षस जैसे योग्य लोक सेवकों का बल लेकर चंद्रगुप्त ने इतिहास का एक नया अध्याय लिखना प्रारंभ किया। सन्निधाता सम्राट। क्या कारागार में स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान है? हाँ सम्राट। क्या कोषगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, अन्नागार, कारागार में कुएं हैं? हाँ सम्राट। सभी में नहाने के लिए स्नानागार? कोषगृह और कोष्ठागार में नहीं है सम्राट। सभी में स्नानागार बनवाए जाएं। सम्राट। क्या आपको जनपद और नगर से होने वाली आमदनी की जानकारी है? हाँ सम्राट। यदि मैं आपसे पिछले 100 वर्षों की आमदनी का लेखा जोखा पूछूं तो क्या बता पाएंगे? नहीं सम्राट। महामात्य। जी सम्राट। आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी कोषाध्यक्ष से पूछा जाए तो वो पिछले 100 वर्षों की आमदनी का हिसाब दे सके। जी सम्राट। माल भीतर ले जाने वाले हर व्यापारी का नाम, उनकी जाति, उनका निवास और माल का पूरा विवरण और कहां-कहां मुहर लगी है, ये लिखा जाना सम्राट ने अनिवार्य कर दिया है। इसलिए कोई बहस नहीं। शुल्काध्यक्ष, इनके माल पे मुहर नहीं लगी, क्या करूं? इनकी जितनी चुंगी बनती है उसका दुगना जुर्माना करो। जी चलिए। शुल्काध्यक्ष, माल पर नकली मोहर लगी है। चुंगी का 8 गुना जुर्माना। शुल्काध्यक्ष, माल पर मुहर लगाकर मिटा दी गई है। व्यापारी को 3 घड़ी ऐसी जगह पर बिठाओ कि आने जाने वाले सभी व्यापारी का अपराध जान सकें। शुल्कशाला की ध्वजा के नीचे एकत्र होकर व्यापारी लोग अपने माल का नाम, उसकी कीमत, उसका वजन आदि की बोली लगाएं। 3 बार बोली लगाने पर जो भी माल खरीद ले उसे माल दे देना चाहिए।
यदि माल खरीदने वालों में होड़ लग जाए तो माल का मूल्य बढ़ाकर बोली लगाई जाए और तय आमदनी से अधिक मूल्य और उसकी चुंगी राजकोष में जमा की जाए। क्यों अंतपाल, मार्ग रक्षा कर के रूप में खूब धन कोष में जमा हो रहा है। अंतपाल को मार्ग में खोए हुए या चुराए हुए सामान की भरपाई का आदेश भी तो सम्राट ने दिया है। माल ढोने वाले गाड़ी पर 1.25 पण, घोड़े, खच्चर, गधे आदि एक खुर वाले पशुओं की गाड़ी पर 1 पण, बैल आदि पर आधा पण, सम्राट, शुल्काध्यक्ष ने एक व्यापारी की चुंगी माफ कर दी थी। क्या तुमने उससे रिश्वत ली थी? नहीं सम्राट, वो व्यापारी मेरा मित्र था। अमात्य, राज्य को जो चुंगी मिलने वाली थी उसका 8 गुना शुल्काध्यक्ष को दंड दिया जाए। अमात्य, माँ ने कहा सम्राट से विवाह कर लो, मैंने कर लिया। सबने कहा सम्राट को क्षमा कर दो, मैंने कर दिया। मैं जानती हूँ राजाओं के लिए विवाह भी एक राजनीति होती है, पर क्या प्रेम भी राजनीति होती है अमात्य? मैं तेरे पिता जैसा हूं दुर्धरा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अतीत को नहीं, भविष्य को देख और अपने नए संसार की शुरुआत कर। शची बन और चंद्रगुप्त को इंद्र बना। शची के पिता की हत्या तो इंद्र ने भी की थी, पर एक बात जरूर जानता हूं, चंद्रगुप्त के हाथों में तेरे पिता का खून नहीं है, वो निर्दोष है। क्या मेरे पिता जीवित हैं अमात्य? नहीं होने की संभावना ज्यादा है बिटिया। सम्राट किसी भी पल कार्यालय का निरीक्षण करने और कर का हिसाब देखने आ सकते हैं। सम्राट कोई सवाल करे तो भूल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जो पूछूं उसे ध्यान से सुनकर उसका उत्तर देना। जी। इतना कर मूल्य का 5वां हिस्सा। फूल, फल, साग, कंदमूल, बीज, सूखी दवाई, लकड़ी, बांस, छाल, बैल आदि पशुओं के चमड़े, मिट्टी के बर्तन, अनाज, तेल, खारा नमक, मद्य और पके हुए अन्न पर कितना कर लिया जाता है? मूल्य का 20वां भाग महामात्य। 23 पण दंड देना चाहिए। देवी, आपके आचार्य विष्णुगुप्त ने राजा के लिए पत्नी से सुरक्षा के भी कुछ नियम बनाए होंगे। हाँ। क्या है वे नियम? राजा किसी बूढ़ी विश्वस्त परिचारिका के साथ महारानी से मिले। आए फिर वो उसे अप्रिय है क्यों ना? अभेद्य दुर्धरा। जब तक ये ग्रंथ भारत की स्मृति में रहेगा, यह शासनकर्ताओं को स्मरण कराता रहेगा कि भारत एक राष्ट्र है और इस महान राष्ट्र के एक शिक्षक में भी इतना सामर्थ्य है कि वह नंद वंश जैसे पर्वत को भी जड़ सहित उखाड़ कर फेंक सकता है। इसलिए मैं उस आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य और सभी महान आचार्यों को स्मरण कर अर्थशास्त्र की यह प्रति आपको समर्पित करता हूं।